सिया के आगोश में खोया रहने वाला राघव उस पल जैसे किसी गहरी नींद से जागा। वीरेंद्र का फोन उसकी दुनिया को पलटने जा रहा था। मुंबई में खरीदी गई जमीन में तेल का भंडार निकलने की खबर थी, जो किसी सपने से कम नहीं थी। राघव तुरंत हरकत में आया। उसके दिमाग में एक वक्त में कई विचार कौंध रहे थे। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ शर्तें थीं, जिन्होंने उसे अब तक खुलकर काम करने से रोका हुआ था, लेकिन अब शायद तकदीर बदलने वाली थी। वीरेंद्र ने बताया कि तेल की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में अभी कुछ निश्चित नहीं हो पाया है, लेकिन भंडार काफी बड़ा है। राघव तुरंत एक उच्च स्तरीय इंजीनियर को बुलाने का फैसला करता है, ताकि सही गुणवत्ता और मात्रा का पता लगाया जा सके। थोड़ी देर बाद राघव, विजय और वीरेंद्र साइट पर पहुंचते हैं। 1 घंटे का इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। आखिरकार इंजीनियर ने रिपोर्ट सामने रखी। तेल की मात्रा वाकई उम्मीद से ज्यादा थी, लेकिन इसमें अशुद्धियां भी काफी थीं। इंजीनियर ने बताया कि इन्हें रिफाइन करने के लिए भारत में फिलहाल ऐसी तकनीक मौजूद नहीं है, और इसमें खर्च और समय दोनों लगेंगे। विजय निराश हुआ, पर राघव की उम्मीद कायम थी। तभी वीरेंद्र ने मून आइलैंड पर होने वाली नीलामी की खबर दी, जहां आधुनिक तकनीक बेची जानी थी। 800 करोड़ कम पड़ रहे थे, लेकिन वीरेंद्र ने बैंक से लोन लेने का रास्ता दिखाया। अपनी संपत्ति गिरवी रखकर वे आवश्यक राशि जुटाने में कामयाब रहे और एक नए संघर्ष के लिए तैयार हो गए। बैंक जाते समय तीनों ने मिलकर विस्तृत योजना बनाई। विजय ने बताया कि 700 करोड़ के अलावा सोने की ईंटें, हीरे, मोनालिसा जैसी दुर्लभ पेंटिंग्स और कई घर और विला भी गिरवी रखे जा सकते हैं। बैंक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विजय ने आश्वस्त किया कि 4 दिनों के भीतर पूरी राशि ट्रांसफर हो जाएगी। ये सुनते ही राघव ने वीरेंद्र से नीलामी की तारीख पूछी, जो लगभग 5 से 6 दिन बाद निर्धारित थी। समय कम था, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत तैयारी पर लगने का निर्देश दिया और मून आइलैंड के लिए रवाना होने की योजना बनाई। साथ ही राघव ने विजय और वीरेंद्र से कंपनी के विस्तार के बारे में भी बात की। वीरेंद्र ने गांव की जमीन पर बिल्डिंगें, स्कूल और कॉलेज बनाने का सुझाव दिया, जिससे कंपनी को आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही एक फ्री स्कूल और कॉलेज का निर्माण कर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी संवारा जा सकेगा। विजय ने इस सुझाव का समर्थन किया और मार्शल आर्ट क्लब खोल का प्रस्ताव रखा, जिससे बॉडीगार्ड्स की आवश्यकता पूरी हो सके और ये एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी बने। अब टीम पूरी तरह से तैयार थी और बड़े लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने को तत्पर। 4 दिन यूं ही गुजर गए, मानो पलक झपकते ही। विजय ने राघव को फोन किया और बताया कि मून आइलैंड पर जाने का समय आ चुका है, जहां आज बोली लगाई जाएगी। राघव, विजय और वीरेंद्र पूरी तरह से तैयार थे। विजय ने जानकारी दी कि वे एयरपोर्ट के रास्ते मून आइलैंड तक जाएंगे। राघव थोड़ा हैरान हुआ जब उसे पता चला कि उसके परिवार की एक प्राइवेट संपत्ति से उसके लिए एक प्राइवेट जेट का इंतजाम किया गया है। उसने पूछा कि जब वो अभी एलिजिबल नहीं है तो ये कैसे संभव है। विजय ने स्पष्ट किया कि ये उसकी सुविधा के लिए किया गया है और ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वो संपत्ति का फायदा जरूर उठा सकता है, भले ही उसे बेच न सके। राघव ने सहमति जताई और वे सब मिलकर एयरपोर्ट की ओर चल पड़े। वहां से एक प्राइवेट जेट के जरिए उन्होंने मून आइलैंड का रुख किया। मून आइलैंड पर पहुंचने के बाद विजय ने राघव को बताया कि उसके लिए एक होटल का इंतजाम कर दिया गया है। बाहर से वो होटल भले ही आम सा दिखता हो, लेकिन उसके अंदर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। विजय को इस बात का पूरा अंदेशा था कि उसके चाचा वीरेंद्र पर उस पर घात लगाए बैठे हैं और किसी मौके की तलाश में है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच राघव, विजय और वीरेंद्र डाइनिंग टेबल पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक लड़का उनके सामने से गुजरते हुए पूछता है, आप लोग मून आइलैंड पर बोली के लिए आए हैं? राघव ने जवाब दिया, हाँ, हम बोली के लिए आए हैं। लड़के ने बताया कि वो भी ऑयल रिफाइनरी की टेक्नोलॉजी के लिए बोली लगाने आया है। विजय ने तुरंत राघव को बताया कि ये लड़का एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है और इसका साथ उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। राघव ने पूछा कि आखिर उसे रिफाइनरी के डॉक्यूमेंट्स और टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए। उस लड़के ने बताया कि वो ये टेक्नोलॉजी भारत की कंपनियों को बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहता है। बातों ही बातों में उनकी अच्छी ट्यूनिंग सेट हो गई और वे सब मिलकर खाने का आनंद लेने लगे। थोड़ी देर बाद वे चौरों बोले कि अब काफी रात हो गई है तो सोने चलते हैं। अगले दिन बोली का समय हो चुका था। राघव, विजय, वीरेंद्र और वो लड़का चारों मून आइलैंड के एक काफी फैंसी होटल में दाखिल हुए। होटल की भव्यता देखने लायक थी, जो सीधे नीलामी के महत्व को दर्शाती थी। अंदर का माहौल बेहद गंभीर था। हर तरफ दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति और खिलाड़ी मौजूद थे। राघव के दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सिर्फ कर की बात नहीं थी, ये उसके भविष्य और उसके परिवार की विरासत का सवाल था। विजय ने एक नजर राघव पर डाली, उसकी आंखों में अटूट विश्वास था। तभी रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद जब वे अंदर जाने लगे तो रिसेप्शनिस्ट लड़की ने उन्हें रोकते हुए पूछा, सर, क्या आपके पास एंट्री पास है? ये सुनकर वे सब थोड़े असहज हो गए, क्योंकि उनके पास पास नहीं था।
उस महिला ने उन्हें घृणा की नजरों से देखा, मानो सोच रही हो कि ऐसे लोग भी यहाँ बोली लगाने आ जाते हैं। विजय ने यह सब देखा और राघव से अपना ब्लैक कार्ड देने को कहा। राघव ने कार्ड दिया, लेकिन लड़की ने यह कहते हुए लेने से मना कर दिया कि यह एंट्री कार्ड नहीं है। विजय ने जोर से कहा कि यह एंट्री कार्ड नहीं है, पर इस देश के सबसे बड़े कार्डों में शामिल है और इसमें हर एक जगह का एंट्री पास मौजूद है। लड़की जब बहस करने लगी तो विजय ने चिल्लाकर कहा, कॉल योर मैनेजर। उस महिला ने गुस्से में कहा कि वो अपने मैनेजर को उन फटीचरों के लिए क्यों परेशान करे। यह हल्ला गुल्ला सुनकर मैनेजर वहां पहुंचा और बोला, आखिरकार क्यों हल्ला गुल्ला मचा रखा है, ये मच्छी मार्केट है क्या? लेकिन जैसे ही उसकी नजर विजय पर पड़ी वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गैंगस्टर यहाँ क्या कर रहा है। तभी विजय मैनेजर को राघव से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि ये ब्लैक पैंथर सोसाइटी के नए हेड हैं। ये सुनकर मैनेजर विनम्र हो जाता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि अगर उन्हें पहले बताया गया होता तो वे बेहतर इंतजाम कर देते। राघव ने कहा कि इन फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है और उसने ब्लैक कार्ड देने के बाद मैनेजर से एंट्री पास मांगे। मैनेजर ने पूछा कि वे कितने सदस्य हैं, जिस पर राघव ने बताया कि वे 4 सदस्य हैं और चारों को एंट्री चाहिए। मैनेजर ने उनको टिकट दे दिया और वे चारों अंदर दाखिल हो गए। एक हाई प्रोफाइल नीलामी चल रही थी जहां पर कई बड़े व्यवसायी और निवेशक मौजूद थे। विजेंद्र, व्यापार जगत का एक प्रमुख चेहरा, अपने खास आदमी के जरिए नीलामी में भाग ले रहा था। अचानक विजेंद्र का फोन आता है और वो बेचैनी से पूछता है, आखिर वहां पर चल क्या रहा है? विजेंद्र का खास आदमी, जो नीलामी में मौजूद था, थोड़ा घबराकर जवाब देता है, सर, राघव लगातार बोली बढ़ाए जा रहा है और बोली लगभग 2500 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर विजेंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और वो पूछता है, आखिर राघव के पास इतना सारा पैसा आया कहां से? आदमी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहता है, सर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लगातार बोली बढ़ाए जा रहा है। तभी राघव, जो दूर खड़ा उन दोनों की हरकतों को गौर से देख रहा था, तुरंत समझ गया कि विजेंद्र के पास पैसों की तंगी है। उसने एक चाल चली और 2600 करोड़ की बोली लगा दी। ये सुनकर विजेंद्र का गुस्सा और भड़क गया। वो हैरान था कि राघव इतनी बड़ी बोली कैसे लगा सकता है। तभी सामने खड़ा व्यक्ति बोलता है, 2601, 2602, 2603 और पूछता है, क्या कोई बोली बढ़ाना चाहता है? चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, सब अपने कार्ड्स नीचे रख लेते हैं और इस तरह बोली यहीं पर समाप्त होती है और राघव नीलामी जीत जाता है। विजेंद्र हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद नीलामी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू होता है। राघव को स्टेज पर बुलाया जाता है, जहां उसे ऑयल इंडस्ट्री के सभी कानूनी अधिकार और ऑयल इंडस्ट्री को उसके नाम करने की प्रक्रिया पूरी करनी थी। स्टेज पर पहुंचकर राघव एक पल के लिए रुकता है और विजेंद्र के खास आदमी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब मुस्कान तैर रही थी। वो दृढ़ता से कहता है, आखिरकार तुम मुझे कितना भी गिराने की कोशिश करो, लेकिन मैं हमेशा ऊपर ही आऊंगा। ये शब्द सुनकर विजेंद्र का आदमी स्तब्ध रह जाता है। राघव सभी कागजातों पर हस्ताक्षर करता है, भुगतान करता है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी कुछ और बोली आगे बढ़ने लगती है। तभी राघव देखता है कि सामने एक रहस्यमय ब्लैक बॉक्स रखा है। उस पर कोई खास जानकारी नहीं लिखी थी, सिवाय इसके कि इसमें टेक्नोलॉजी है। तभी वहां सामने खड़ा व्यक्ति बोलता है कि उसे इस ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि वो इस नीलामी में काफी दिनों से आ रहा है और उसे पता है कि अगली चीज क्या होने वाली है। वो बताता है कि इसमें रोबोट्स और कार बैटरीज जैसी कई महत्वपूर्ण तकनीकें छुपी हुई हैं, जो भविष्य में बहुत फायदा पहुंचा सकती हैं। राघव इसे एक बड़े फायदे का सौदा मानता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तब यस उसे 50-50 पार्टनरशिप का प्रस्ताव देता है। इसके बाद ब्लैक बॉक्स की नीलामी शुरू हो जाती है। नीलामी शुरू होते ही विजेंद्र अपने खास आदमी को फुसफुसाते हुए कहता है, इस ब्लैक बॉक्स पर भी बोली लगाओ, क्योंकि राघव यहाँ बड़ा स्मार्ट बन रहा है और इस ब्लैक बॉक्स को भी मेरे चंगुल से निकालना चाहता है। दोनों के बीच एक बार फिर तगड़ी टक्कर शुरू हो जाती है। विजेंद्र के खास आदमी की बात सुनकर राघव मन ही मन मुस्कुराता है और नीलामी की अगली चाल चलता है। सामने वाला व्यक्ति बोली की शुरुआत 200 करोड़ से करता है। तुरंत विजेंद्र का आदमी इसे 300 करोड़ तक पहुंचा देता है। राघव बिना किसी झिझक के 500 करोड़ की बोली लगाता है। जवाब में विजेंद्र का आदमी 800 करोड़ और फिर राघव 1000 करोड़ कर देता है। ये सुनकर विजेंद्र, जो फोन पर था, हैरान होकर बोलता है, क्या ये लड़का पागल हो गया है? अभी 2600 करोड़ का भुगतान किया और फिर से 1000 करोड़। तभी सामने वाला व्यक्ति फिर से पूछता है कि क्या कोई बोली बढ़ाना चाहता है। विजेंद्र तुरंत अपने आदमी को निर्देश देता है, सुनो, सीधा 500 करोड़ बढ़ाकर बोलो। विजेंद्र का आदमी 1500 करोड़, राघव 1700 करोड़ और फिर विजेंद्र 1900 करोड़ तक पहुंच जाते हैं और आखिर में राघव 2000 करोड़ की बोली लगाकर सबको चौंका देता है। विजेंद्र के खास आदमी की बात सुनकर राघव तुरंत समझ गया कि विजेंद्र पीछे हटने वाला नहीं है। उधर विजेंद्र कॉल पर अपने आदमी को निर्देश देता है कि अभी तुम बोली बंद करो और यहाँ से पीछे हट जाओ। लेकिन राघव एक दांव और चलता है और बोलता है, 2100 करोड़। सामने वाला व्यक्ति तुरंत घोषणा करता है, 2100 करोड़ 1, 2100 करोड़ 2, 2100 करोड़ 3। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है?
तभी सब अपने कार्ड नीचे रख देते हैं और मना करते हैं। सामने वाला उद्घोषक तुरंत घोषणा करता है कि ये ब्लैक बॉक्स भी अब राघव की संपत्ति बन चुका है। वो राघव को स्टेज पर बुलाता है और कुछ कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने के बाद ब्लैक बॉक्स को उसके हाथों में सौंप देता है। ये देखकर यश कहता है कि हमें ये डील काफी अच्छे में पड़ी है, क्योंकि इसकी अनुमानित बोली लगभग 5,000 करोड़ थी और हमें ये 2,000 करोड़ में ही मिल गया। हम बहुत खुशनसीब हैं।